देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 2,81,386 नए मरीज। बिहार में भी घटने लगा संक्रमण दर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। कोरोना की स्थिति संभालने में सरकार को बताया फेल। नालंदा में मानवता हुई शर्मसार। कोरोना संक्रमित शख्स के शव को नहीं मिला एम्बुलेंस। कचरा उठाने वाले ठेले पर ले जाया गया शव। और सीतामढ़ी में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। ग्रामीणों का आरोप, कई दिनों से पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देश के कोरोना की आंकड़ों की। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमने लगी है। पिछले 24 घंटे में 2,81,386 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से 4,106 मरीजों की मौत हुई है। बता दें, इसके साथ ही 24 घंटे में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,78,741 है। तो बात करें यदि एक्टिव मरीजों की, तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,16,997 है। तो कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है और 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो थोड़ी राहत देने वाले आंकड़े हैं। बता दें, करीब 2 लाख कोरोना के मरीजों की 2,81,386 कोरोना के मरीजों की 24 घंटे में पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,20,271 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 6,894 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। नए संक्रमितों की यह संख्या पिछले 30 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 6,253 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। वहीं संक्रमण दर अब घटकर 5.73% हो चुका है, जो पिछले 31 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 14 अप्रैल को संक्रमण दर 4.78% था, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 6.06% हो गया। यानी 30 दिन के बाद संक्रमण दर 6% नीचे आया। पटना जिले को छोड़कर किसी भी जिले में 400 से अधिक नए मामलों की पुष्टि नहीं हुई। पटना में सर्वाधिक 1,103 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 13 जिलों में तो नए पॉजिटिव की संख्या 100 से कम है। इनमें कैमूर में 10, शेखपुरा में 33, बांका में 39, जहानाबाद में 42, बक्सर में 49, भोजपुर में 52, शिवहर में 59, नवादा में 64, अरवल में 67, रोहतास में 72, लखीसराय में 80, औरंगाबाद में 81 और सिवान में 84 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा यदि हम बात करें गया की, तो गया जिले में 381 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। समस्तीपुर में 331, पूर्वी चंपारण में 297, बेगूसराय में 270, मधुबनी में 267, सुपौल में 240, अररिया में 236 और सारण में 228 नए मामलों की पुष्टि हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना महामारी को लेकर बिहार और केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कोरोना की स्थिति संभालने में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार मदद करने वाले पर मुकदमे कर रही है और उन्हें उल्टे ही कोरोना फैलाने का आरोप लगा रही है। 30% ही जो किडनी जो है उनका वो काम कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ है, हार्ट पेशेंट है। कुछ दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 80 से 85 के बीच जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, गिर गया था। और कहा जाता है कि 95 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो तो चिंता बढ़ जाती है। यहां आने के बाद बिहार में, दिल्ली में हर जगह जो है लॉकडाउन लगा। और आप अगर पिछली बार के लॉकडाउन को, पहले लॉकडाउन को अगर आप लोग याद करें तो हम बताना चाहेंगे कि पिछले लॉकडाउन में भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने मजदूरों को लेकर के, उनके आने को लेकर के आवाज उठाया। उसके बाद जो है सरकार पहल में आई। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कल को सरकार ये ना कहे कि हमको काम नहीं करने दे रहा है, सहयोग करने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने सरकार को पूरा 1 महीना दिया। आज ठीक 17 तारीख है, आज 17 मई है।
और पिछले 17 अप्रैल में से लेकर अब 1 महीना पूरा हो चुका है। हम लोग लगातार यथावस्तु और सारी जानकारी जो है प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख से पहले झारखंड में भी बाय इलेक्शन था, मधुपुर में चुनाव था। उस चुनाव को लेकर के हम वहां खुद प्रचार में गए थे और हमारे घर के सारे स्टाफों की जांच हुई। उसमें से लगभग 16 स्टाफ जो है संक्रमित, कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए। वो 16 स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद दिल्ली आने के बाद हमने खुद को भी जो है लालू जी से थोड़ी दूरी बना करके हमको रखना पड़ा, आइसोलेशन हमको करना पड़ा। और हमने खुद का भी टेस्ट कराया। हमने सारे एंटीजन टेस्ट से लेकर के आरटी-पीसीआर टेस्ट हमने खुद भी कराया। अभी हमें कुछ लक्षण भी आए थे। उस लक्षण के बाद जो है अभी रिपोर्ट में मुझे नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव हूं। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारे पार्टी के जितने विधायक हैं, कई जगह हमने खुद भी स्वयं भी राघोपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए का फंड हम लोगों ने दिया है। और कई जगह जो है हमारे विधायक तत्पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भी 200 की संख्या में जो है सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हैं, 100 बेड का इंतजाम कर रहे हैं, दवा का वितरण कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता जो हैं जमीनी स्तर पर जो हैं, एक सीमित दायरा है, इसलिए एक सीमित दायरा होने के नाते जो संभव मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव पर जुड़े हुए हैं। ऋतिक, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार नेता प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि वो कहीं बिल में छिपे हुए हैं, सामने आए, तो आज वर्चुअली तरीके से नेता प्रतिपक्ष जनता के सामने तो आए, लेकिन उल्टे ही उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगा दिया कि यदि वो लोगों की मदद करने उतरे तो कहीं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष बिल्कुल आपको यहां पे रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर वॉर करते नजर आते हैं। ट्वीट पर वो लगातार, ट्विटर पर वो सक्रिय नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ये आरोप लगाती है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बजाय वो सड़कों पर क्यों नहीं आते, जनता के बीच वो सक्रिय क्यों नहीं दिखते। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे ऋतिक से। ऋतिक, नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया है सरकार पर कि यदि वो सड़कों पर उतरते हैं, यदि वो कोरोना काल में लोगों की मदद करते हैं, तो सरकार उन्हें भी जेल में डाल सकती है, क्योंकि सरकार अब मदद करने वालों को सजा दे रही है। बिल्कुल संजना, लगातार तेजस्वी यादव कह भी रहे थे इस बात को लेकर कि अगर इस वक्त इस विपदा की घड़ी में अगर कोई उतरकर सड़क पर काम करता है तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। फिर किसकी तरफ संकेत था हम सब जान रहे हैं, बिहार पूरा बिहार जानता है इस बात को। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से बिहार में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस वक्त भी सत्ता पक्ष कह रहा था कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। जब भी आपदा की विपदा की घड़ी जब बिहार में आती है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ चले जाते हैं, कहाँ किस बिल में छिप जाते हैं, क्या दिल्ली चले जाते हैं। लगातार इस तरह के टन जो सत्ता पक्ष के नेता भी कर रहे थे। और इस बार भी बोला गया कि जब कोरोना वायरस इस तरह के लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहाँ है नेता प्रतिपक्ष, करे काम। उनके पास भी, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुखिया है, वो भी काम करे, वो भी विधायक रह चुके अपना काम करे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो बिल्कुल एक्टिव मोड पे आके काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि अभी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा और इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव है भी नहीं, तो तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले से ही जिस तरीके से एक्शन मोड में आया है। और बात यह है कि जब तेजस्वी यादव, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि 1 महीना दे चुके हैं सरकार को। 17 अप्रैल को उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने अब तक इस पे जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को यह सुझाव भी दिया था कि यदि आप चाहें तो उनकी आवास को क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो आरजेडी कार्यालय को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस सहयोग को भी, उनके इस सुझाव पर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो लगातार नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। यदि विपक्ष इस घड़ी में चाहती है कि साथ मिलकर काम करे, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष का साथ ले। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, आज फेसबुक लाइव में भी उन्होंने कहा है कि हमने
17 अप्रैल को हुआ यूं था कि शर्मिला की 17 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कोरोना की आपदा को लेकर। एक सर्वदलीय बैठक राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई और उसमें तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा, राज्यपाल को लिखा, सीएम को लिखा और अपनी एक मांग भी की। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने खुद कहा अपनी बाइट में कि 17 मई आज हो चुका है, एक महीना हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव को उस पत्र का जवाब सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। और तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि आप हमें मौका दे, अवसर दे, हम काम करेंगे। खुद उन्होंने कहा है कि लगातार क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बिहार के मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन पर भी आरोप लगाते आ रहे हैं कि उनसे बिहार नहीं समझ रहा। लगातार जिस तरीके से कोरोना में भी लोगों की जान गई थी बिहार में, और बिहार में जो भी हालात हैं उस पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए, उस पर भी चोट करते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से अब नहीं संभल रहा है बिहार, तो इसमें वो इस्तीफा दें। क्योंकि विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी यादव वो खुद कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है उन्हें ढूंढ रही है, उन्हें खोज रही है, तो इसलिए बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल हमें एक तरफ जहां सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा रही है कि वो किस बिल में छुपे हुए हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि यदि हम नहीं छिपेंगे, यदि हम जनता की मदद करने बाहर निकलेंगे तो कहीं सरकार उन पर भी कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रोहतास की, जहां लॉकडाउन के बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में सासाराम सदर अस्पताल में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने डीएम धर्मेंद्र कुमार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने खुद ही भोजन कर भोजन की गुणवत्ता परखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाकी सब इंतजाम तो डीसीएचसी वगैरह हमारा था ही, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि डीसीएचसी में जितने रोगी आते हैं उसके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनको लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा भोजन का इश्यू होता है। तो सामुदायिक रसोई यहाँ भी स्टार्ट करा दिया गया है, लास्ट 2 रोज से काम कर रहा है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह लॉकडाउन का निरीक्षण करने बड़हिया थाना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वैसे तो कोरोना की जांच 3 तरीके से होती है, लेकिन आरटीपीसीआर का तरीका सबसे सटीक है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचनों का भी जायजा लिया और अधिकारियों कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आज के संकट के दौर में मीडिया को बहुत बड़ा सच्चा सिर्फ सलाहकार बताया और कहा कि आम लोगों को जागरूक करने में मीडिया का बड़ा योगदान है। कोरोना संक्रमण से जिले को मुक्त करने में जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जांच हम लोगों का होता है वो कितने प्रकार से होता है इसको समझा जाए। हमारा जांच 3 प्रकार से होता है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, एक ट्रूनेट टेस्ट होता है और एक हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। सभी जगह केंद्र सरकार ने भी शुरू से ही आरटीपीसीआर टेस्ट को गोल्ड टेस्ट मानते हुए ये निर्धारित किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वही सबसे उत्तम है। हम लोग उत्तम टेस्ट की ओर ही ज्यादातर माने आगे रहे हैं और हम लोगों ने उसमें, लेकिन यहाँ है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो लगी थी हैं, वो जो अस्पताल बड़े हैं वहीं पर है। हमारा जांच जो होता है आरटीपीसीआर का वो IGIMS होता है। और एक तरफ जहां प्रशासन से जनता ये उम्मीद करती है, लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो लॉकडाउन का पालन कराएगी, लोगों से नियमों का पालन करवाएगी, लेकिन जब पुलिस टीम लॉकडाउन का पालन करवाने निकलती है तो पुलिस टीम के ही जान को खतरा हो जाता है। पुलिस टीम पर ही ग्रामीणों द्वारा हमला किया जाता है। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर कई दिनों से पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही है, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस बेरहमी से युवक पर लाठी डंडे की बौछार कर रही है और इसी से नाराज लोगों ने आज पुलिस पर हमला किया। तो नियमों का पालन करवाना तो ठीक है, लेकिन बेवजह लोगों पर डंडे बरसाना ठीक नहीं और इसी का खामियाजा आज पुलिस को भुगतना पड़ा, जहां आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर लाठियों की बौछार कर रही है, किस तरह से पीट रही है, ये गलत है। यदि
यदि लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई करें और उन पर डंडे भी चलाएं, लेकिन बेवजह लोगों पर डंडा चलाना ठीक नहीं है। की है जहां लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस बल पर हमला किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला किया और लोगों का ग्रामीणों का यह आरोप है कि बेवजह पुलिस लोगों पर डंडे बरसा रही है और इसी की वजह से पुलिस टीम पर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला किया। वैश्विक महामारी कोरोना ने रिश्ते नाते को दूर तो किया ही, मानवता को भी खत्म कर दिया। ऐसा ही एक मामला नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में देखने को मिला, जहां मानवता को शर्मसार करते हुए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव को नगर निगम के कचरा उठाने वाले ठेले पर ले जाया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 13 मई को कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय मनोज कुमार की मौत हो गई थी, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को निगम के ठेले से ले जाया गया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि शव को ले जाने के लिए 22,000 रुपए की मांग की गई, जिसे वार्ड पार्षद ने सिरे से खारिज करते हुए राजनीति के तहत आरोप लगाने की बात कही। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे संवाददाता ऋषिकेश जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आखिर क्या पूरा मामला है? क्या आखिर किस वजह से जो मृतक है उसे एम्बुलेंस नहीं मिला? आखिर किस वजह से ठेले पर शव को ले जाया गया? देखिए, ये जो वाकया है वाकई मुख्यमंत्री गिरी क्षेत्र नालंदा जिले के वार्ड नंबर 8 बसार विकास लालपुर की है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो वीडियो पिछले 13 तारीख से ही वायरल हो रही है। आपको बता दो कि मरीज की मौत हो जाती है और मरीज की मौत के बाद स्थानीय लोग भी उसको जलाने के लिए जब कोई व्यवस्था नहीं होती है तो किसी तरह से नगर निगम का जो ठेला है जिससे कचरे उठाए जाते हैं, उस ठेले पर सफाई कर्मियों के द्वारा उठाकर उसको शवदाह तक लिया जाता है और उसके बाद उसकी अंतिम संस्कार की जाती है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल सोशल मीडिया पे होता है तो प्रशासन सख्ते में आता है और उसके बाद जांच के लिए आगे कार्रवाई की बात कही जाती है। जी बिल्कुल, तो जांच के लिए आगे की बात कही जा रही है। इस मामले में आपने सिविल सर्जन से बात किया, अधिकारियों से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, सिविल सर्जन ने सीधे तौर पर हमारे पास 2 शव वाहन है, उसके सहारे शवों को मुक्तिधाम तक पहुंचाया जा रहा है और उसके अलावे भी कई ऐसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो वर्तमान में ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिस कचरे पे सबको ढोया जा रहा है वो वाकई निंदनीय है। इसके लिए जांच कमेटी गठित की जाएगी और जांच भी किया जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ मनमाना रुपए लेने के कारण कई तरह के नियम लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी ये जो कह सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन करना थम नहीं रहा है। लगातार लोग मनमाना रुपया वसूल रहे हैं मरीज के परिजनों से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋषिकेश। मेरी संज्ञान में ये मुद्दा आया है और मैं अपने स्तर से इसकी जो है तहकीकात करा करके जो है इस पर उचित आवश्यक कदम उठाऊंगा। जबकि मेरे यहाँ 200 वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन किस परिस्थिति में ऐसा हुआ ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो है इस पर मैं अपना। भागलपुर के जगदीशपुर विवाहिता की प्रेम प्रसंग मामले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के परिजनों के मुताबिक उक्त महिला गोनू बाबा धाम पूजा करने गई थी और इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें आपको कि किस तरह से विवाहिता की हत्या कर दी गई और परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हमारा लड़का था, हमारी बड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमारी है। आप देखे? हाँ, हम देखे हैं उसको मारते हुए। हाँ, मारती हम देखे। उधर से पूजा करके आ रही थी। हाँ, इधर मारा, इस जगह मारा है। और वो बाइक पे था? हाँ, बैक पर खाली वो आ रहा था। कौन मारा है? प्रमोद राय। प्रमोद राय? जी हाँ। प्रमोद राय आपका कौन लगता है? कौन नहीं लगता है, हमारा कोई नहीं लगता है। कोई नहीं।
औरंगाबाद देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में एसटीएफ जवान पर एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। गौरतलब है कि इस मामले की जानकारी देव थाना से लेकर एसपी तक को है, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई होता ना देखकर विधायक आनंद शंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी मीडिया को दी। विधायक जी ने कहा कि उक्त जवान नगीना पासवान जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा है वो हमेशा आती जाती बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है और इसकी जानकारी एसपी को दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 साल पहले बना जर्जर यात्री शेड गिरने से 3 साल के बच्चे की दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत बच्चा अपनी दादी के साथ पानी लेने निकला था और इस दौरान बच्चा गांव में ही बना यात्री शेड में खेलने लगा और इस बीच यात्री शेड का एक पिलर छज्जा सहित गिर गया, जिससे दबकर बच्चे की मौत हो गई। छज्जा गिर गया था, बच्चा घिंच के निकाले थे। नहीं बल गए खड़ा रहे इतने दिन दंगा ले लिया, देख लिया बल्टिया देख दिले दे गोड़ा देख लिया तब के हमर पतवा है देख के हो दौड़ा न आ बाबा इतने दिन सब दौड़ी गेल आ केना घरे में चले केना हमरो पता। औरंगाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुआल में आग लग गई, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं औरंगाबाद के रफीगंज शहर में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर से घर से आ रहे थे पोरा के लिए, यहाँ लाने के लिए घर ले खिलाते हैं और वही ओकरे बीच में जननन जादव के देख रहे हैं कि आग माचिस मार के भागते हुए भागने लगा हमको बनगर पड़ा से, और उसको बीच में जैसे कि हम जब चिल्लाए ना तो मेरा गाँव जुटा सब दुकाने लगा। इसमें बंद करके लॉकडाउन के चलते चले जाते हैं। घर मेरा स्टेशन के आसपास था, समझे। और उसके बाद लोग खबर की हिंद आग लगा हुआ ऊपर, तो हम लोग दौड़े आए सभी लोग का सहयोग से। झारखंड के गिरिडीह के उदयपुर गांव में जमीन में दफन एक 7 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि लखीराम मरांडी का 7 वर्षीय पुत्र शिवशंकर मरांडी घर के पास हो रही शादी में बच्चों के साथ खेलने चला गया था, जिसके बाद काफी देर तक वो वापस नहीं लौटा। वहीं जब परिजनों की ओर से खोजबीन शुरू की गई तो खेत में गड्ढे में शव दफनाया मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 हाईवा गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मधुबन थाना प्रभारी ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो बता दें कि धनबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 हाईवा गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हम आपको बता दें कि 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उनका इलाज जारी है। तो धनबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। वहीं घायलों का इलाज आपको बता दें कि अस्पताल में जारी है। बता दें कि रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि हम घर में थे, हमको एक लड़का कॉल किया कि भैया कांटा के पास ऐसा कुछ घटना हुआ है, गाड़ी दोनों आपस में लड़ी हुई है। भैया हम आके अभी देखे हैं, एक आदमी को तो हम पहचान रहे हैं जो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, वो हमारे वर्कशॉप में ड्यूटी करते हैं। निश्चितपुर ले जाया गया है, ठीक है। प्रशासन का सहयोग से अभी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसमें बैठा कर कभी निश्चितपुर ले जाया गया। और 3 बॉडी है, एक बीसीसीएल कर्मी का बॉडी है जो टहल रहा था रोड में, गाड़ी में अचानक इतना कस के दोनों में विस्फोट हुआ है, टकराया है और गाड़ी लगभग 50 मीटर से दोनों टक्कर खा करके रगड़ाते हुए बीसीसीएल कर्मी जो टहल रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा है और दोनों गाड़ी का ड्राइवर स्पॉट डेथ हो गया। झरिया में सड़क दुर्घटना में मां और बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने झरिया पुलिस के प्रति गुस्सा
जाहिर किया। बता दें, आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की और इस दौरान लोगों ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे झरिया थाने के प्रभारी पंकज कुमार झा ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। ये सबसे पहले की बहुत दर्दनाक घटना है। एक माँ एक बेटे का एक साथ चले जाना है, बहुत ही दुख की बात है और झरिया अंचल के लिए। और यहाँ पर जो मामला था वो मामला अभी सुलझ चुका है। 10,000 रुपये इंस्पेक्टर साहब की तरफ से, 10,000 रुपये हमारे तरफ से दिया गया अंतिम संस्कार के लिए और आजीवन इस परिवार का पालन पोषण के लिए हम सामने आकर करेंगे। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय के लिए गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि पिछले साल 17 नवंबर को उसके साथ शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसने मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़िता ने कहा कि 5 महीने से न्याय मांग रही हूं, लेकिन कोई न्याय नहीं दिला रहा। मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया, उसके बाद वहीं उसी हालत में हमको वहीं छोड़ दिया। जब थाना गए तो थाना से हमको भेजा गया महिला थाना गए तो महिला थाना में बोलने लगा कि यहीं समझौता कर लीजिए। हम बोले नहीं, समझौता नहीं करेंगे। थाना जब आए तो केस नहीं लेने लगा। कितना बोलने के बाद लिया केस थाना वाला में केस अगर ले लिया उसके बाद गिरफ्तार अभी नहीं कर रहा है। जब भी जाते हैं तब भी बोलता है कि लड़का मिल नहीं रहा है। ये 5 महीना लगभग हो गया। हम थाना का चक्कर डीएसपी एसपी के पास काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको इंसाफ कुछ भी नहीं मिला है। थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू डायरेक्ट बोलता है कि डीएसपी तुम्हारा आयु है, एसटी हेड लगा हुआ है। और डीएसपी के पास जाते हैं तो डीएसपी बोल रहा है काम। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।